नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी का एक नया सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे समकालीन विश्व राजनीति की। जो एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं वह क्लास 12th की एनसीईआरटी है। दोस्तों, इस एनसीईआरटी के अंदर अभी तक हम लोगों ने 3 लेसन अच्छे से डिस्कस कर लिया और चौथे लेसन को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, चौथे लेसन के अंतर्गत अभी हम लोगों ने यूरोपीय संघ और आसियान को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल पर विजिट करें और इससे पहले वाला जो वीडियो चौथे अध्याय पर डाला गया है उसको देखें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशली चीनी अर्थव्यवस्था के उभार की, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ी और आज इतनी विकसित रूप में जो आपके सामने चाइनीज अर्थव्यवस्था दिखती है उसके स्वरूप को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे हम लोग भारत और चीन के बीच संबंधों की। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि हमने भारत और चीन संबंधों को शुरुआत से लेकर के अब तक के डिस्कशन को इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग चीनी अर्थव्यवस्था के उभार की, उसके बाद हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था का उभार 1940 में दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना होगा। 1949 लिखा हुआ है, 40 नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। दोस्तों 1949 में माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की जो आर्थिकी थी वह सोवियत मॉडल पर आधारित थी। यानी कि 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति होती है और उसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य यानी कि चीन के गणराज्य की स्थापना होती है। यानी कि चीन का जो वर्तमान देश है उसकी स्थापना 1949 के चीनी क्रांति के बाद होती है। उसके बाद ये इसका जो शुरू में इकोनॉमिक मॉडल जो है अपनाया जाता है वो सोवियत संघ का जो इकोनॉमी का मॉडल था उसी को अपनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आर्थिक रूप से जो चीन था पिछड़े साम्यवादी देश था, उसने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्तों को तोड़ लिया। यानी कि जो देश दुनिया में पूंजीवाद के समर्थक थे उनसे अपना रिश्ता चीन ने तोड़ा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो थी दोस्तों सोवियत मॉडल पर आधारित थी। अब चीन इसके ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों पर गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। थोड़े समय तक इसे सोवियत संघ की मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया। दोस्तों ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसने जो है विकास का जो मॉडल अपनाया था उसके अंतर्गत खेती से पूंजी को निकाल करके सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करने पर जोर दिया था। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाने की नीति अपनाई। सभी नागरिकों को रोजगार दिया तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में भी इसने विस्तार किया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। इसकी अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% की विकास दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि दर इस विकास पर पानी फेर रही थी। बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित होती जा रही थी। दोस्तों जब इन्होंने एक मॉडल अपनाया जिसके अंतर्गत विदेशी जो खेती से पूंजी थी उसको निकाल करके उसको सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर था, उसके बाद इनमें थोड़ा सा वृद्धि हुई। उसके बाद इन्होंने जो है सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं को
मतलब सभी नागरिकों तक पहुंचाया, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को और एजुकेशन को भी इंश्योर किया, जिससे चीन जो है ना दोस्तों बड़े बड़े विकसित देशों से भी आगे निकल गया। साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था 5 से 6% की विकास दर से भी तेजी से भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक जनसंख्या जो इसका क्या बोलते हैं कारक था, जो 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था, उसने इसका जो डेवलपमेंट, जो अभूतपूर्व नाटकीय विकास हो रहा था, उस पर पानी फेर रही थी। जबकि बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित होती जा रही थी। दोस्तों चीन की जो खेती थी उसकी पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिदेश जो है वो नहीं दे पाती थी, यानी कि खेती जो थी वो रॉ मटेरियल उतना पैदा नहीं कर पा रही थी जितना इसके उद्योगों को जरूरत थी। चीन का औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो रही थी। दोस्तों इसी बीच 1970 में चीन में बड़े नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बेहतर बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। जैसा कि आपने पहले देखा कि चीन ने अपने आप को पूंजीवादी दुनिया से बिल्कुल काट के रखा था। जब अब 1972 में जब इनके अंदर चीन में कुछ बड़े फैसले लिए गए, नीतिगत परिवर्तन हुए 1970 के अंतर्गत, तो चीन ने 1972 में अमेरिका से अपने संबंध बनाए, जिससे राजनीतिक और आर्थिक इनका जो एकांतवास था वह खत्म हो गया। दोस्तों 1973 में पीएम चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव पेश किए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1973 में जब इनके प्रधानमंत्री चाउ एन लाई आए तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया। दोस्तों आता है उसके बाद साल 1978। साल 1978 के अंतर्गत इनके नेता हुए डेंग शियाओपिंग। इन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति अपनाई। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोगों से सॉरी बोलूंगा कि 1987 नहीं होगा, यहाँ 1978 होगा। कितना होगा? 1978। तो ये थोड़ा सा आप लोग मिसप्रिंट हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो ये चीज़ आप याद रखना कि 1987 में डेंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति अपनाई, इस नीति की घोषणा की। अब यह नीति ऐसी हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। पहले क्या था कि खेती से पूंजी निकाल करके ये लोग बड़े बड़े उद्योग की स्थापना में पूंजी लगाते थे, लेकिन अब इनकी नीति के अंतर्गत ये हो गया कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी पर इनका ध्यान आ गया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया, जिससे 1982 में इसने खेती का निजीकरण किया, 1998 में इसने उद्योगों का निजीकरण किया तथा व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो व्यापार संबंधी अवरोध आ रहे थे उसको इसने समाप्त किया। नई नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। चीन के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा, जिससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद भी बढ़ी। दोस्तों साथ ही इन्होंने जो है उद्योगों और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में जब वृद्धि हुई तो इन्होंने व्यापार के लिए नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय रूप से इन्होंने वृद्धि की, जिससे चीन के पास जो है पूरे विश्व में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, यानी कि एफडीआई के लिए एक बहुत अच्छा गंतव्य बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में अब निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होता है तथा दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम
बढ़ाया जब ये 2001 में WTO में शामिल हुआ। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप देने की है। तो दोस्तों किस तरह से देखा आपने कि 1949, अगर आपको बताऊं कि चीन आज़ाद कब हुआ था, तो चीन जो है विदेशी सत्ता को इसने 1948 में उखाड़ फेंका और 1949 में इसने अपनी पॉलिसीज बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों उसके बाद इसमें दो चीज़ आपको अभी तक देखने को मिली कि चीन ने जो है ना दो तरीके अपनाए। पहले तो इसकी जो इकोनॉमी थी वो आर्थिक मॉडल सोवियत मॉडल पर चलती थी, लेकिन इसने जो विकास का जो मॉडल अपनाया था शुरुआत में, उसमें क्या था कि ये लोग पूंजी को खेती से निकाल करके गवर्नमेंट के कंट्रोल में बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज लगाने पर ध्यान देते थे। क्योंकि इनके पास क्या था कि इन्होंने इकोनॉमी को पूरी तरीके से बंद कर रखा था, क्योंकि ये पूंजीवादी दुनिया से जो है अपने रिश्ते तोड़ चुके थे। इसीलिए इनके पास क्या था कि विदेशी व्यापारों से जो तकनीक और साजो सामान चाहिए थे वो नहीं था, और जो फॉरेन करेंसी थी वो भी इनके पास नहीं थी। इसीलिए चीन काम क्या करता था कि आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना इसने शुरू किया। फिर धीरे धीरे इनके अंदर देखा कि इसने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को चला करके सभी नागरिकों को शिक्षित किया और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। फिर इनकी विकास दर भी अच्छी खासी रही, 5 से 6%। उसके बाद फिर इनकी जनसंख्या जो थी ना दोस्तों, इनके विकास में बाधा बनी, जो कि इनकी जनसंख्या वार्षिक रूप से 2 से 3% पे जो है बढ़ रही थी। इसी ने बाधा क्रिएट किया और इनके जो समस्त नागरिक थे वे जो है जो इस आर्थिकी थी उसके लाभ से धीरे धीरे वंचित होते जा रहे थे। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि इस इकोनॉमिक मॉडल का जो थोड़ा सा जो अपनाया चाइना ने, उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहे, तो उसको आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों इससे चीन के अंदर जो है इस मॉडल के कुछ नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो है परिणाम भी रहे। तो आइए देख लेते हैं कि ये नेगेटिव परिणाम क्या हुए। दोस्तों चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहां हर किसी को सुधारों का जो है लाभ नहीं मिल रहा था। चीन में बेरोजगारी बढ़ रही थी और वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के लिए जो हालात थे वो बिल्कुल खराब थे, जैसे कि 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में महिलाओं के लिए हालात खराब थे। दोस्तों साथ ही पर्यावरण को नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार में भी इनके बहुत तेजी से बढ़ावा हुआ, तथा गांव और शहरों और तटीय और मुख्य भूमि कोस्टल एरिया और मेन लैंड में जो लोग रहते थे उनके बीच जो है इकोनॉमिक डिविडेंड यानी कि आर्थिक फासला जो है वो बढ़ता गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी थी वो बढ़ी, फिर उसके बाद क्या क्या उसके नकारात्मक परिणाम भी रहे उसको भी यहाँ हमने डिस्कस की कि वहाँ पे जो है हर किसी को इसका लाभ नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं की जो रोजगार की स्थिति थी वो खराब रही, पर्यावरण को नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आर्थिक फासला भी इसमें जो है बढ़ा। दोस्तों हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन की जो आर्थिक शक्ति थी आज बहुत जबरदस्त है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका के बाद चाइना। चीन की अर्थव्यवस्था से बाहरी दुनिया से जो जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता थी, अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक भागीदारों पर चीन का जो है प्रभाव आज जबरदस्त है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज चीन का व्यापार का इतना मतलब इम्पैक्ट है, उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। 1997 के वित्तीय संकट के बाद जो 1997-98 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चला वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद आसियान के देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने बहुत ही ज़्यादा मदद की। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। दोस्तों लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंदर जो देश हैं और कैरिबियन सी के अंदर जो देश हैं उसको हम लैटिन अमेरिका से संबोधित करते हैं। वहाँ पर यानी कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जो चाइनीज़ निवेश है उसने इसकी नीतियों को जो है और आगे बढ़ाया, तथा ये विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई वर्ल्ड पावर के रूप में उभरता जा रहा है। जो इन्होंने जो है दोस्तों चीन ने
लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, जिससे चीन को डेफिनेटली भविष्य में भी इसका लाभ मिलने वाला है और चीन को लाभ मिलना जो है प्रारंभ ही हो चुका है। अफ्रीका के बहुत सारे देश आज चाइनीज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के शिकार हो चुके हैं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चाइनीज जो है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, जो उनकी कर्ज देने की नीति है, उसमें इतना भयंकर तरीके से फंस गई कि आज उसके इकोनॉमी का बिल्कुल कोलैप्स हो गया दोस्तों। और चाइनीज जो है उनका मतलब जो सिस्टम है वो ये है कि वे आपको कर्ज देते हैं किसी चीज के विकास के लिए, फिर आपसे ये भी कर्ज देने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो आपके मतलब देश के अंदर जो विकास होगा, विकास कार्यों में जो काम किए जाएंगे उसके ठेके हमारी कंपनियों को मिलेंगे, हम आपका विकास करेंगे। और फिर दोस्तों वो लोग इनडायरेक्ट तरीके से अपना पैसा उस देश में लगाते हैं और वहां से अपना निकाल भी लेते हैं और उनके ऊपर कर्ज भी छोड़ देते हैं। इस तरह से डेब्ट ट्रैप जो है उसमें कर्ज के जाल में छोटे देशों को फंसा लेते हैं। तो ये चाइनीज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, इसके बारे में कभी आगे फिर बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका चीनी अर्थव्यवस्था का उभार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करेंगे चीन के साथ जो भारत के संबंध हैं शुरुआत से अब तक, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं भारत के साथ चीन के संबंध कैसे हैं, कैसे थे और उनका विकास किस तरह से हुआ। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं भारत चीन संबंधों की। दोस्तों पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों ने लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाकों और तिब्बत पर इसकी जो अधीनता थी चीन की, वे मानते थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा। दोस्तों भारत हो या चीन, उनका जो प्रभाव था वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, उनका प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी प्रभाव रहा। दोस्तों चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी एक दूसरे से जो है कभी टकराए नहीं थे। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकालकर बाहर फेंकने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया, खासतौर से एशिया का जो भविष्य था उसको तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा जो है दोस्तों इन दोनों देशों के संबंधों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहा। आप जानते हैं कि ये दौर नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके दौर का है। उनके दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो था दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। दोस्तों 1950 में जब उसके तत्काल बाद चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले से दोनों देशों के बीच जो संबंध थे वो थोड़े से कट हुए और संबंध अब दोनों के गड़बड़ हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके और लद्दाख के अक्साई चीन पर जो प्रतिस्पर्धी दावे थे एक दूसरे के, उसको लेकर 1962 में यानी कि 1962 में भारत और चीन के बीच एक फुल स्केल वार छिड़ गया। यानी कि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हो गया अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में प्रभाव यानी प्रतिस्पर्धा को लेकर के। दोस्तों 1962 में जो युद्ध हुआ उसमें भारत को सैनिक पराजय जो है झेलना पड़ा। उसके बाद 1962 के युद्ध में भारत जब हारा, उसके बाद भारत और चीन संबंधों पर दीर्घकालिक असर पड़ा। लंबे समय तक भारत और चीन के बीच संबंध जो है बहाल नहीं हो सके। फिर 1976 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जो संबंध थे वो लगभग समाप्त ही रहे थे 1976 तक। 1970 के दशक में चीन का जो नेतृत्व है वो बदलता है। उसके बाद चीन की नीति में अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होने लग गए थे दोस्तों।
चीन की नीति बदल जाने के बाद अब उनके केंद्र में जो व्यवहारिक मुद्दे थे, उसके बाद चीन और भारत के साथ जो संबंध थे वो सुधारने के लिए चीन विवादास्पद मामलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना इसके बाद 1962 के बाद होती है, जब 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन में यात्रा होती है। दोस्तों इस यात्रा के अंदर जो है ये लोग भारत चीन संबंधों को सुधारने का जो है प्रयास को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद दोनों देश जो है टकराव को टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की भी शुरुआत करते हैं। 1999 से दोस्तों भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ भारत के संबंधों में एक नई गर्मजोशी आई। दोस्तों वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक ही जैसी पॉलिसी को अपनाया है। दोस्तों हालांकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को ही मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से जो चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। इन सब के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर जो सहयोग कार्यक्रम है वो जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली जो है और बीजिंग की यात्रा करते रहते हैं, यानी कि इनके नेता और अधिकारी एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के देशों में जो है बीच बीच में समय समय पर जाते रहते हैं, जिससे इनके संबंधों में जो है गर्मजोशी बनी रहे और इनके अंदर बातचीत जो है प्रारंभ रहे। इससे दोनों देश एक दूसरे को करीब से समझने लगे हैं। परिवहन एवं संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं उनको ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद मिली है। दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी मौजूद है। दोनों ही खुद को जो है विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं तथा दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दोस्तों ये रहा जो है भारत चीन संबंध। उसके बाद अब आइए थोड़ा सा वर्तमान परिदृश्य में भारत चीन के जो संबंध है वो किस तरह से है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्तमान में भारत चीन संबंध। भारत जो है दोस्तों चीन की वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBORB ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इनकी BRI है उसका जो है भारत जो है विरोध करता है, क्योंकि ये भारत जो है चीन की वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसका विरोध करता है, क्योंकि जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना है दोस्तों वो भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य का जो एक हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है, जिसको POK बोलते हैं, उससे इनकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो है वहीं से गुजर रही। इसलिए भारत अपनी संप्रभुता के लिए इस परियोजना को खतरा मानता है, इसलिए भारत इस परियोजना का विरोध कर रहा है। दोस्तों दोनों देश ब्रिक्स के अंदर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सॉरी दोस्तों ब्राजील होगा, बांग्लादेश नहीं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसको ब्रिक्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों पारंपरिक चिंताओं के मुद्दे पर बहुपक्षीय सहयोग को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है तथा भारत और चीन के बीच समुद्री डकैती के विरुद्ध जो अभियान है उसके अंतर्गत ये लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अर्दन की खाड़ी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो जिबूती और इथियोपिया वाला इलाका है वहाँ इनके जो है दोनों देशों के बीच जो है समुद्री डकैती को रोकने के लिए जो है अभियान चल रहा है। साथ ही दोस्तों दोनों देश रिक के अंदर जो कि रसिया, इंडिया, चाइना का जो एक विदेश मंत्री स्तर की बैठक है उसके अंदर भी सहयोग कर रहे हैं। भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ SCO यानी कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो है उसमें भी शामिल हुआ। दोनों देश G20 के मेंबर हैं
G20 आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो है 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में भारत की सुरक्षा परिषद में जो उम्मीदवारी है और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर के चीन का रुख जो है दोस्तों संदिग्ध है। जैसा कि भारत जो है लगातार इस चीज की कवायद कर रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। और एनएसजी जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उसके अंदर भी भारत के प्रवेश को जो है चीन अवरुद्ध जो है कर रहा है। तथा चीन के साथ जो है भारत का व्यापार घाटा भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम चीन के साथ आयात कम निर्यात ज़्यादा करते हैं। आयात कम करते हैं। दोस्तों, आयात जो है चीन के साथ जो है हमारा ज़्यादा है, निर्यात कम है, इसलिए जो है हमारा व्यापार घाटा है। चीन अपनी वस्तुओं की डंपिंग एक तरीके से हमारे देश में करता है। दोस्तों, चीन जो है दुनिया में विनिर्मित उत्पादों का एक बहुत बड़ा बाजार है। चीन ने अपने आप को विनिर्माण के क्षेत्र में इतना आगे कर लिया है कि आज वो दुनिया की सबसे सस्ती चीजें जो है बना करके दुनिया भर के मार्केट के अंदर फैलाता है। साथ ही दोस्तों, भारत और चीन जो है VCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बांग्लादेश, चीन, इंडिया और म्यांमार का एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, उसके अंतर्गत भी उसके अंदर साथ साथ काम कर रहे हैं। भारत चीन के बीच जो है सीमा विवाद दोस्तों 3 क्षेत्रों में है, जहां जहां उनकी सीमाएं लगती हैं। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी मध्य क्षेत्र में इसके अंतर्गत है। इन्हीं सब क्षेत्रों में दोस्तों 2017 में डोकलाम में विवाद हुआ, 2020 में गलवान घाटी में क्लैश हुआ दोनों देशों की सेनाओं के बीच, और 2022 में दिसंबर में अभी जो है तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जो है दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई और दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। कुछ सैनिक दोनों देशों के जो है घायल, ऐसी सूचना आ रही कि कुछ घायल हुए हैं। शी जिनपिंग जब से देश के जो है चीन के प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत जो है चीन का जो रुख है बहुत ही आक्रामक हो चुका है। दोस्तों चीन के संबंध में जो भारत की नीति है, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत को जहां भी आवश्यक हो सहयोग बनाए रखे और अपनी शक्ति में जो है हर तरह से वृद्धि करते रहे, तथा सीमा और नदी जल विवाद को चीन के साथ सुलझाने की आवश्यकता है। और भारत के लिए सर्वप्रथम चीन को बेहतर रूप से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, चीन का और भारत का कॉन्टेक्ट ज़्यादा इन दोनों देशों में जब फ्रीडम हुई उसके बाद ज़्यादा कॉन्टेक्ट इनका रहा नहीं, तो आज भी ऐसा लगता है कि ये दोनों देश एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में अभी भी बने हुए हैं। इसलिए कहीं कहीं इनके बीच जो है सीमा पर क्लैश होता दिखता रहता है। चूँकि ये देश जो है दोनों देश दुनिया की उभरती महाशक्ति के तौर पे मतलब कंसीडर किए जाते हैं वर्ल्ड में, तो इसलिए इन दोनों देशों का जिम्मेदारी भरा रवैया दुनिया के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ऐसे में देखना ये है कि दोनों के बीच किसी तरह से जो सैनिक झड़प छोटी मोटी होती है वो एक बड़े वॉर में तब्दील ना हो पाए, वरना जो दुनिया की इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से संकट और दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था का भी संकट व्याप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा भारत चीन संबंध और चीनी अर्थव्यवस्था का उभार, जो कि इस बुक के दृष्टिकोण से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और भारत चीन संबंध जो वर्तमान संदर्भ में थे, इसको मैंने थोड़ा सा अपने से जो है एनसीईआरटी के अंदर ऐड ऑन करने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये जो लेसन था चौथा वाला एनसीईआरटी का, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हमने आसियान जो सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र के रूप में जो उभरे जब अमेरिकन हेजीमनी स्टार्ट होती है, उसके बाद वो वाला चैप्टर जो है एक डिबेट पर आके रुका था कि आखिर अमेरिकी जो हेजमनी है, वर्चस्व है, कभी खत्म होगा या नहीं। तो उसके अगला जस्ट चैप्टर ये जो हम डिस्कस कर रहे थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसमें जो है अमेरिका के अलावा कौन कौन से दुनिया में सत्ता के केंद्र हो सकते हैं, उन पर इस चैप्टर के अंदर बातचीत हुई। इस चैप्टर में हमने दोस्तों विशेष रूप से यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और भारत संबंधों की बात जो है हम लोगों ने की, तथा साथ ही हम लोगों ने देखा कि चाइनीज अर्थव्यवस्था का किस तरह से एक ड्रामेटिक फॉर्म में उभार होता है और चाइनीज इकोनॉमी आज दुनिया को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, उसकी भी बातचीत हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर की। दोस्तों,
सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जब उभर रहे थे, उसी में आज दो देश और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपने सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा या माजदा जैसी जो प्रसिद्ध जापानी ब्रांड हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों, जापान के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। वह ज़्यादातर जो है कच्चे माल का वो आयात करता है, उसको फिर अपने यहाँ जो है बना करके दुनिया में दोस्तों वो उसकी सेल करता है। और आज जापान का जो हनक है वो बहुत अधिक है दुनिया में। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना के बाद। तो जापान भी एक तरह से एक वैकल्पिक पावर के रूप में दुनिया में उभरा है। दोस्तों, अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो आप अगर नहीं पढ़े फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोरियाई प्रायद्वीप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 38वीं एक समानांतर लाइन खींची गई। उसके बाद इन दोनों के बीच युद्ध खत्म हुआ और जो है ये दोनों जो देश थे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सितंबर 1991 में यूएन के मेंबर बने। उसके बाद से इन दोनों देशों में खासकर दक्षिण कोरिया में अगर देखें तो विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दक्षिण कोरिया। और उत्तर कोरिया तो आज आप देखेंगे कि वो अपने एक सन की तानाशाह के लिए बहुत जाना जाता है, जिनका नाम है किम जोंग उन। तो उनको आप देखते रहते हैं, खैर उनकी बात नहीं है। इस चैप्टर के अंतर दोस्तों हमें यही देखना था कि अमेरिका के अलावा इस दुनिया में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कौन कौन से देश उभर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी बातचीत, और अब यहीं पर वीडियो को जो है संपूर्ण करना पड़ेगा। चौथा चैप्टर जो एनसीईआरटी का था वो आपका जो है आज कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो है अन्य वीडियो के अंदर एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।